नेक्स्ट है द मैग्नरी एंड द इंजाइम। लिविंग सेल में लेते हैं इकोलाई को। तो इकोलाई में रेप्लिकेशन जो होता है तो इसमें बहुत सारा इंजाइम का नीड पड़ता है, उसी को यहाँ कैटलिस्ट बोला गया है। मेन इंजाइम जो होता है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। एंड इसको डीएनए डिपेंडेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये यूज़ करता है डीएनए टेम्पलेट को पॉलीमराइजेशन के लिए। एंड डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये हाईली इफ़िशिएंट इंजाइम होता है। ये कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में लार्ज नंबर न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है। तो वही यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ई कोलाई के पास 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होता है एंड ये कंप्लीट कर देता है रेप्लिकेशन का प्रोसेस ओनली 18 मिनट में। मतलब कि इसमें जो एवरेज रेट है पॉलीमराइजेशन का वो अप्रॉक्स 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है। न्यूक्लियोटाइड बोलो या फिर बेस पेयर बोलो। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिएक्शन को भी कैटलाइज करता है, वो भी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि रेप्लिकेशन के टाइम कोई भी मिस्टेक होगा तो उससे म्यूटेशन होगा। फिर बोला गया है कि एनर्जी के बेसिस पे अगर हम रेप्लिकेशन को देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो यहाँ पे डीएनटीपी का एग्जांपल लेते हैं। डीएनटीपी को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड ये इसका ड्यूअल बिहेवियर होता है, मतलब कि ये सबस्ट्रेट के जैसा भी एक्ट करता है एंड एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। देखो ये जो फिगर दिया गया है ये है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड एंड यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड है तो इसको बोलेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एंड ये जो फॉस्फोरस है ये सब में एनर्जी स्टोर रहता है, मतलब कि जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हाई एनर्जी रिलीज होगा। तो वहीं यहाँ पे बोला गया है कि 2 टर्मिनल फॉस्फेट जो है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में ये हाई एनर्जी फॉस्फेट है, सिमिलर एटीपी के जैसा, क्योंकि एटीपी भी ब्रेक होता है एडीपी प्लस पीआई में, मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक हो रहा है। फिर नेक्स्ट बोला गया है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ और भी एडिशनल एंजाइम का नीड पड़ता है ताकि रेप्लिकेशंस का जो प्रोसेस हो ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हो सके। डीएनए का जो लेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसलिए पूरा डीएनए को हम एक साथ ओपन नहीं कर सकते हैं। एक साथ ओपन करने पे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का नीड पड़ेगा। रेप्लिकेशन जो होता है वो पूरा डीएनए में एक साथ नहीं होता है, मतलब कि स्मॉल ओपनिंग होता है तो वहीं पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये रिएक्शन को कैटलाइज करता है ओनली एक ही डायरेक्शन में है, वो है 5-3, जिसके वजह से क्रिएट होता है कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशन। जो टेम्पलेट का पॉलरिटी रहता है 3-5 उसमें तो रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इसका टेम्पलेट 3-5 है तो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा 5-3 में। एंड जिस टेम्पलेट में पॉलरिटी 5-3 होता है तो उसमें रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस होता है एंड इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि ऐड किया जाता है डीएनए लाइगेज की हेल्प से। देखो ये है डीएनए एंड डीएनए जो होता है ये बहुत ही लॉन्ग है, तो एक बार में सारा को ओपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही हाई एनर्जी लगेगा। एंड इसमें बॉन्ड होता है एडिनाइन थायमिडाइन गुआनिन साइटोसिन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है एंड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो ये सब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक सीजर का यूज़ किया जाता है। ये सीजर इसको कट करते रहता है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्ट्रैंड को हम किस डायरेक्शन में लिखते हैं, जिस डायरेक्शन में ये सीजर कट करता है डबल बॉन्ड को। एंड हम अभी जस्ट देखे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो रहता है ओनली 5-3 डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो इधर मान लेते हैं हम ये है 5 एंड ये है 3 एंड डीएनए पॉलीमरेज जो है ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करता है, मतलब कि इससे पहले प्राइमर लगा हुआ होगा एंड वो प्राइमर बनता है न्यूक्लियोटाइड के ऐड करने से। तो यहाँ पे ये प्राइमर लगा दिया गया, फिर ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो अपना रिएक्शन स्टार्ट कर दिया मतलब कि रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। जब ये स्ट्रैंड 5-3 है तो हमें पता है डीएनए जो होता है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये 5-3 है तो ये 3-5 होगा। जब ये 5-3 है तो ये हो जाएगा 3-5 एंड इसका जो डायरेक्शन होगा ये जिधर सीजर कट कर रहा है उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये स्ट्रैंड का जो पॉलरिटी है ये 3-5 होगा। जब ये 5-3 है तो ये जो होगा ये 3-5 होगा एंड इसका जो पॉलरिटी होगा, सीजर इस डायरेक्शन में कट कर रहा है तो इसका भी पॉलरिटी जो होगा ये 5-3 ही होगा स्ट्रैंड का। एंड डीएनए पॉलीमरेज जो रहता है वो एक्ट करता है 5-3 डायरेक्शन में।
एंड ये जो 5 to 3 वाला स्ट्रैंड होता है, इसमें हमें बहुत सारा प्राइमर ऐड करना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे प्राइमर ऐड किए तो इतना बना, फिर यहाँ पे प्राइमर ऐड करेंगे तो इस टाइप से फ्रैगमेंट में बनता है डीएनए। एंड ये डीएनए को बाद में ऐड किया जाता है डीएनए लाइगेज के हेल्प से। तो एनसीईआरटी में तो नेम नहीं दिया गया है, यहाँ पे सीजर को हम बोल सकते हैं हेलिकेज, एंड इसको जो ऐड किया है उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। मतलब कि जो फ्रैगमेंट था डीएनए का उसको ऐड करता है तो उस एंजाइम को बोलते हैं डीएनए लाइगेज। तो वही एनसीईआरटी में दिया गया था कि एडिशनल एंजाइम का नीड पड़ता है डीएनए पॉलीमरेज के साथ ताकि रेप्लिकेशन अच्छा से हो सके। तो एनसीईआरटी में इसको बोला गया है टेम्पलेट। मतलब कि ये दोनों टेम्पलेट है जो कि पेरेंटल स्ट्रैंड है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस वे में डीएनए साइंथेसिस हो रहा है एंड ये कंटिन्यूअस वे में हो रहा है। ये है रेप्लिकेशन फॉर्क, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसको थोड़ा थोड़ा ओपन किया गया है तो देख सकते हैं जो टेम्पलेट 3 to 5 डायरेक्शन में है वहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए मतलब कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। एंड ये जो टेम्पलेट 5 to 3 डायरेक्शन में है वहाँ पे देख सकते हैं इधर से हुआ है। एंड ये मतलब कि फ्रैगमेंट के टाइप में बना है तो इसको बाद में जोड़ दिया जाता है डीएनए लाइगेज के हेल्प से। एंड डीएनए पॉलीमरेज जो है वो खुद से प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता है। मतलब कि ये खुद से रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करता है, इसको प्राइमर का नीड पड़ता है। एंड प्राइमर जो बना हुआ रहता है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ रहता है। एंड जो रेप्लिकेशन होता है वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, उसके लिए डिफिनेट रीज़न होता है ई कोलाई में। एंड उस रीज़न को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को शॉर्टकट में ओराई बोल सकते हैं। एंड इस पैराग्राफ में सिंपल बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट दिया गया है। मतलब कि वेक्टर में हम ऐड करते हैं फॉरेन डीएनए एंड फॉरेन डीएनए को वेक्टर प्रोवाइड करता है ओराई, मतलब कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मल्टीपल कॉपी बन जाता है। फिर बोला गया है कि रेप्लिकेशन के बारे में अभी भी हमें सब कुछ नहीं पता है। एंड यूकारियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है। रेप्लिकेशन जो डीएनए का रहता है एंड सेल डिवीजन साइकिल जो रहता है ये हाईली कोऑर्डिनेटेड रहता है एक दूसरे के साथ। एंड जब भी सेल डिवीजन फेल कर जाता है डीएनए रेप्लिकेशन के बाद तो इससे पॉलीपोलाइडी का कंडीशन अराइज होता है जिसको कि क्रोमोसोमल एनोमली बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन। कॉपी जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का डीएनए के वन स्ट्रैंड से आरएनए में उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता है। आरएनए में थायमिन प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसके जगह यूरासिल प्रेजेंट रहता है। बाकी बात गुआनिन के सामने साइटोसिन रहता है, साइटोसिन के सामने गुआनिन रहता है। एंड यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में। रेप्लिकेशन जो होता है इसमें टोटल डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, बट ट्रांसक्रिप्शन में ओनली डीएनए का सेगमेंट कॉपी होता है। वो भी सेगमेंट में डीएनए का जो एक स्ट्रैंड रहता है वो कॉपी होता है आरएनए में। डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है तो कौन सा टेम्पलेट मतलब कि आरएनए में कॉपी होगा तो वो होता है 3 to 5 पॉलरिटी वाला रहता है, वो आरएनए में कॉपी होता है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कॉपी होता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम। तो इसका सिंपल आंसर है कि अगर डीएनए का दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के जैसा वर्क करता है तो आरएनए मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट होगा। जब सीक्वेंस डिफरेंट होगा तो एमिनो एसिड का भी सीक्वेंस डिफरेंट होगा, तो इससे डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। मतलब कि डीएनए का एक सेगमेंट दो प्रोटीन को कोड कर रहा है, ये कॉम्प्लिकेट कर देगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनरी। एंड सेकेंड मेरिट ये है कि ये जो दोनों आरएनए मॉलिक्यूल्स बना है ये न्यूक्लियस में बना है। फिर ट्रांसलेशन होता है इसमें, तो ट्रांसलेशन होने के लिए ये साइटोप्लाज्म में आता है। तो जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा तो आरएनए एक 5 to 3 है एंड एक 3 to 5 है, दोनों मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा। मतलब कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री था एक दूसरे से तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन कर लिया। बट आरएनए डबल स्ट्रैंडेड रहता है तो वहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होता है। जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होता है ये फ्यूटाइल हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन को समझने का सिंपल तरीका ये है कि डबल स्ट्रैंडेड पहले डीएनए बनाते हैं। ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहाँ पे एडिनाइन होगा तो यहाँ पे थायमिडाइन होगा, यहाँ गुआनिन होगा तो यहाँ साइटोसिन होगा, यहाँ साइटोसिन होगा तो गुआनिन होगा। एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब हमें इससे आरएनए बनाना है तो ये 3 to 5 है एंड ये 5 to 3 है। एंड एनसीईआरटी में बोला गया है कि दोनों
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, अगर इसका दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के जैसा वर्क करेगा तो क्या होगा। तो बना के देखते हैं। ये टेम्पलेट से बनेगा तो एडेनाइन की जगह थायमिडाइन होगा, बट थायमिडाइन आरएनए में नहीं रहता है, तो यहाँ पे यूरासिल होगा। गुआनिन की जगह साइटोसिन होगा एंड साइटोसिन की जगह गुआनिन होगा। तो ये हो जाएगा 5-3, क्योंकि एनसीईआरटी में कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है। एंड ये जो थायमिडाइन है, तो थायमिडाइन की जगह एडेनाइन बनेगा, साइटोसिन की जगह गुआनिन बनेगा एंड गुआनिन की जगह साइटोसिन बनेगा। ये 5-3 है, तो ये 3-5 बनेगा। तो ये सब प्रोसेस तो न्यूक्लियस में हुआ है। अब ये आरएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में आएगा। जैसे ही ये आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा तो क्या करेगा, ये 5-3 है एंड ये 3-5 है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या करेगा, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेगा। एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है ये ट्रांसलेशन नहीं करता है, एंड ट्रांसलेशन नहीं करेगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है ये फ्यूटाइल हो जाएगा। एंड एनसीईआरटी में फिर सेकेंड प्रॉब्लम जो दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आरएनए का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। यहाँ पे यूसीजी है एंड यहाँ पे एजीसी है। तो एमिनो एसिड का भी मतलब कि एमिनो एसिड का फॉर्मेशन जो होता है वहाँ पे ट्रिपलेट होता है, तो ये यूसीजी बनेगा एंड यहाँ पे एजीसी बनेगा। मतलब कि ये दोनों डिफरेंट है, यूसीजी डिफरेंट है एंड एजीसी डिफरेंट है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन बनेगा एंड इधर भी एक प्रोटीन बनेगा। बट ये प्रोटीन एंड ये प्रोटीन बिल्कुल अलग है। मतलब कि डीएनए के एक सेगमेंट से दो डिफरेंट प्रोटीन बन रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये पैराग्राफ को समझेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा कि क्यों दोनों स्टैंड कॉपी नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम। तो इसको बोला गया कि अगर दोनों स्टैंड टेम्पलेट के जैसा वर्क करता है तो आरएनए मॉलिक्यूल का सीक्वेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आरएनए मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। फिर बोला गया है कि प्रोटीन का जो सीक्वेंस है वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि एमिनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक यूसीजी है एंड एक एजीसी है, तो दोनों अलग अलग है, तो प्रोटीन भी अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि डीएनए का एक सेगमेंट जो है ये दो डिफरेंट प्रोटीन को कोड कर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि ये कॉम्प्लिकेट कर देगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनरी का। एंड फिर सेकेंड डिमेरिट दिया गया है कि आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है साइमल्टेनियसली एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्योंकि ये जो बना है ये न्यूक्लियस में बना है, ये आरएनए न्यूक्लियस में बना है। ट्रांसलेशन करने के लिए साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में जैसे ही आएगा दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा। एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में ट्रांसलेशन नहीं होता है, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। एंड प्रोटीन नहीं बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन जो है एक फ्यूटाइल प्रोसेस हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे दिया गया कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता है।